गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो पहले गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम एरिया वेक्टर के बारे में सीखेंगे कि ये एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या होता है, हमें अक्सर क्वेश्चंस में आगे सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और उसके डायरेक्शंस को भी हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरफेस एरिया के डायरेक्शंस को इंक्लूड करेंगे, तो उसका जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी उसे हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है, बेसिकली जो एरिया वेक्टर होता है वो प्रोडक्ट होता है, उसके पास दो इंफॉर्मेशन होती है, एक एरिया के मैग्नीट्यूड के बारे में उसके बाद इंफॉर्मेशन होती है, दूसरा वो बताता है कि एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ है। तो एरिया के डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular to the surface and directed outward। अगर इसको हम डायग्राम से समझे तो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए इसे। सपोज दैट हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर सीट है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका कुछ एरिया होगा, कैपिटल ए मान लेता हूँ इसका एरिया है। इसका मैं छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ ds, जिसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, परपेंडिकुलरली। एक मिनट, स्लाइड चेंज हो गई, जरा हम पीछे आ जाए वापस। हाँ, वापस आ गए हम यहाँ पे। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। तो अगर मैं इसको एरिया वेक्टर को लिखना चाहूँ स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए, तो इट विल बी वेक्टर ds हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा ds इंटू एन कैप के बराबर। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर फॉर दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट। अगर मुझे पूरे सरफेस के एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं लिखूंगा वेक्टर ए से, क्योंकि पूरे सरफेस का एरिया मैंने ए माना हुआ है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इंटू डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू दी सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा। समझ गए? तो ये हमारा एरिया वेक्टर खत्म हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली इट टेल्स अस अबाउट, या इट इज, अगर मैं लिखना चाहूं, इट इज मेजर ऑफ, इट इज, एक मिनट, हाँ, इट measures total number of electric field line of forces passing normally cross the या टू द गिवन सरफेस। ठीक है बच्चों, मतलब कि अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सरफेस है, सेम सरफेस में ले रहा हूं, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट को निकालूं जो कि इस सरफेस के नॉर्मल है। याद करिए हमने पीछे पढ़ा था कि सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, यानी एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होता है। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी कि इट विल मेक्स एन एंगल थीटा विथ द एरिया वेक्टर। तो अब अगर हमको इस छोटे से सरफेस के लिए, मान लीजिए इसका हमने एक छोटा सा सरफेस लिया डेल्टा एस, बहुत ही छोटा सरफेस है डेल्टा एस। ठीक है, उसके अक्रॉस अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो भी छोटा होगा, क्योंकि छोटे एरिया के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स
छोटा होगा, क्योंकि छोटे एरिया से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E इनटू एरिया, जिससे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। तो अगर इस E के हम नॉर्मल कंपोनेंट्स को निकालते हैं तो व्हाट विल बी दिस? इट विल बी E cos थीटा होगा, क्योंकि सरफेस के नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका E cos ऑफ थीटा इनटू जिस एरिया के क्रॉस हम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू, ये हो गया आपका। अगर इसको हम बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं E डेल्टा S cos ऑफ थीटा। याद करिए, हमने एक फॉर्मूला प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में, वेक्टर A डॉट B बराबर होता है A B cos ऑफ थीटा। तो इन द सेम वे हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई E बराबर वेक्टर E डॉट डेल्टा ऑफ वेक्टर S। यहाँ बच्चों जो हमारा डेल्टा S है यही आपका है एरिया वेक्टर, जिसके बारे में पीछे हम पढ़े थे, जिसका डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से एक बार समराइज कर देते हैं। किसी भी सरफेस से जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं नॉर्मली, यानी किसी भी सरफेस से नॉर्मली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं उनको हम उस सरफेस से का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। याद रखिएगा, दैट सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, गिवन क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर हम एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, क्लोज सरफेस जो लाइनें पास करती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई सरफेस है जिसका हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया डेल्टा S, जिसका एरिया डेल्टा S है। ठीक है, इसका जो हमारे पास डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एरिया वेक्टर, और मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर इसे पास कर रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर इसे पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी इस स्मॉल सरफेस से, व्हाट विल बी दैट विल बी, मान लीजिए कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं इनटू उस सरफेस के एरिया। ऐसे ही कोई दूसरा एलिमेंट होगा, ये सरफेस नंबर 1 मान लेता हूँ, कोई दूसरा एलिमेंट होगा, सरफेस एलिमेंट डेल्टा, इसका एरिया डेल्टा H2 होगा, उसका भी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसे पास कर रही होगी किसी एंगल थीटा पर, तो वहां पर भी जो फ्लक्स होगा बच्चों हमारा वो एक क्रॉस दैट एलिमेंट एरिया एलिमेंट हो जाएगा हमारा डेल्टा S2। इस तरह से अगर हमें n नंबर ऑफ फ्लक्स एरिया एलिमेंट मिलते हैं तो nth एलिमेंट की वैल्यू हम मान सकते हैं कि वो हो जाएगा हमारा En डॉट डेल्टा Sn के बराबर। तो अगर हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं उस सरफेस से, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो ये आपका हो जाएगा E1 डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n EI डॉट डेल्टा SI वेक्टर फॉर्म। ये हमारा हो गया बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय दिस सिस्टम पासिंग थ्रू दिस सिस्टम। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो सरफेस है वो आपका सॉलिड सरफेस है और यहाँ पे बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, यानी कि डेल्टा S अगर हम बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को ले लें, डेल्टा S टेंड्स टू 0 की तरफ हो जाए तो उस समय क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे डेल्टा फाई को डी फाई से और और डेल्टा S को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ds से, रिप्लेस कर देंगे ds से। तो उस केस में हमारा जो d5 होगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों, स्मॉल फ्लक्स, वो हो जाएगा E डॉट ds के बराबर।
अगर हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं, मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ उसको, टोटल फ्लक्स निकालते हैं उस सरफेस से, अब हम समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से ओवर क्लोज सरफेस एस, और ये हो जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट गिवन सरफेस, दैट गिवन क्लोज सरफेस। यहाँ पे सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस को, और एस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बच्चों, सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमने जो इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस किया है, इंटीग्रेशन जो किया है वो है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फ्लक्स के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला जो क्या हो गया, फाई बराबर हो गया वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एसआई यूनिट की। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ई कॉस थीटा, है ना, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और कॉस थीटा। एंगल की तो कोई यूनिट होती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन पर कूलम्ब होता है, और मैं मीटर लिख देता हूँ न्यूटन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बच्चों जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनटू एरिया की हो जाती है मीटर स्क्वायर, थीटा की तो यूनिट होती नहीं है, तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारी, सॉरी हाँ ऐसा यूनिट हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्ट पर यूनिट लेंथ भी होता है, यानी इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमारा क्या होता है, V/L भी होता है, तो वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और यूनिट भी निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी एक मिनट रुक जाइए जरा, गड़बड़ हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम एक और यूनिट लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे, और एरिया की जगह पे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और यूनिट भी मिल गई, वोल्ट मीटर। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की यूनिट है क्या, है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब है। न्यूटन की यूनिट होती है, डायमेंशन होती है mL/t-2, मीटर की हो जाती है L स्क्वायर, और कूलम्ब की हो जाती है Q बराबर होता है IT, तो एम्पियर इंटू टाइम हो जाता है। तो फाइनली वी गेट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स mL³ t-1 A पावर 1 हो जाता है। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म होता है यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की, तो गॉस थ्योरम में हुआ क्या, ये हमें इंटर रिलेशन देता है, ये हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इंटरनल चार्ज। किसके इंटरनल चार्ज, इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, मतलब किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना इंटरनल चार्ज है, उसके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करके दिखाता है, स्टैब्लिश कराता है, बताता है हमें गॉस थ्योरम। मतलब गॉस थ्योरम क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to the 1/epsilon naught times the total charge inside that surface, inside
इनसाइड दैट सरफेस। ओके बच्चों, यानी कि किसी भी सरफेस से, अभी हमने पीछे पढ़ा कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस कितना होता है, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस के बराबर होता है। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये फ्लक्स बराबर किसके होगा, उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज हैं उन चार्जों का 1/ε0 टाइम्स होगा, यानी कि Q इन अपॉन में ε0 हो जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस। ठीक है बच्चों, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए सपोज दैट हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास ये, इसके द्वारा किसी पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इस चार्ज से, मतलब कि इस चार्ज के चारों तरफ हम r डिस्टेंस पर कोई एक स्फेयर को ड्रॉ कर लेते हैं r डिस्टेंस पर जिसका रेडियस r है। अब इस क्लोज, अब देखिए मैंने कहा कि चार्ज को एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया, तो इस स्फेरिकल सरफेस को हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस सरफेस के अगर छोटे से एरिया एलिमेंट को मैं लेता हूं, सरफेस एरिया के छोटे से एलिमेंट को लेता हूं जिसकी वैल्यू है ds, तो इस एरिया एलिमेंट का बच्चों डायरेक्शन किधर होगा, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास कर रही है वो तो हम निकालेंगे फ्लक्स के रूप में, लेकिन किस डायरेक्शन में पास कर रही है, तो हम कहेंगे सर ये नॉर्मली आउटवर्ड पास कर रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, नॉर्मली आउटवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट ds विल बी, क्या हो जाएगा, अगर उसको निकालते हैं बच्चों हम लोग तो वो हो जाएगा स्मॉल फ्लक्स होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया है तो वो कितना हो जाएगा, इस फ्लक्स से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू उनके बीच के एंगल का कॉस। हम लोग पढ़े पीछे फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा। अभी हमने देखा कि जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो हमारे ई डी एस, हम जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री की, कितनी होती है, 1 होती है। तो उस केस में हमारा यहाँ पर आ जाने वाला है 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस स्मॉल क्लोज सरफेस ds विल बी व्हाट, ई डी एस हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं टोटल फ्लक्स की, बात टोटल फ्लक्स through the spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface, तो वो क्या हो जाने वाला है बच्चों, वो हो जाने वाला है टोटल फ्लक्स फाई ई, और ये बराबर हो जाएगा स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब स्मॉल फ्लक्स है कितना बच्चों, वो है हमारा ई ds के बराबर। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन। अब हम जानते हैं कि E है क्या। अब देखिए E बराबर, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि R है यहाँ पर। ठीक है, देखिए डिस्टेंस R है, हमारा चार्ज Q है, तो हमने Q अपॉन R स्क्वायर लिख दिया। अब हम जानते हैं कि सरफेस पर, इस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो E ही होगी, सेम होगी, यानी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ये सरफेस के साथ बदल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा, E बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल हो गया बच्चों, और ये हो गया ds की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ds is what, ds is the small area element of this whole spherical body। अब देखो जैसे फुटबॉल आपने देखा होगा,
फुटबॉल पे आपको ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप दिखते होंगे बहुत सारे। तो मान लो कि वो जो ब्लैक या व्हाइट स्ट्रिप है वो छोटा सा एरिया एलिमेंट है ds। अब अगर उस छोटे से एरिया एलिमेंट ds को देखोगे तो इस तरह के आपको बहुत सारे एरिया एलिमेंट मिलेंगे। अगर इन सारे एरिया एलिमेंटों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? तो आंसर है कि सर सारे एरिया एलिमेंटों को अगर हम सरफेस के क्रॉस जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका बच्चों? ऑफ स्फेरिकल बॉडी, जिसका हम सरफेस एरिया जोड़ रहे हैं उसका कुल सरफेस एरिया मिल जाएगा, है ना बच्चों? तो उसका मिल जाएगा हमें कुल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यानी कि ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ds टोटल सरफेस एरिया है स्फेरिकल बॉडी का। तो कितना हो जाएगा बच्चों? वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे e की वैल्यू रख देंगे, वहां जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा e की वैल्यू रखने के बाद e की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन में r स्क्वायर है, इंटू में ds की वैल्यू हमने अभी निकाली 4 पाई r स्क्वायर। हमारा 4 पाई से 4 पाई कट जाने वाला है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाने वाला है, और ओवरऑल ये हो जाएगा टोटल सरफेस q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमने प्रूव क्या किया कि हमारा टोटल फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमने प्रूव कर दिया गॉस थ्योरम को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम प्रूफ। अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जाम में, अक्सर कई बार पूछा गया है कि आप कुलम्स लॉ को प्रूव कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कुलम्स लॉ को कैलकुलेट करके निकालिए गॉस थ्योरम की बेसिस पे। तो हम लोग अब करने वाले हैं डिडक्शन ऑफ कुलम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कुलम्स लॉ on the basis of गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, हम लोग गॉस थ्योरम के बेसिस पर कुलम्स लॉ को डिड्यूस करने वाले हैं, निकालने वाले हैं कुलम्स लॉ के फॉर्मूले को ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम। आइए देखते हैं क्या है। सेम डायग्राम पीछे वाला ही। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है Q, जिसकी पॉजिटिव चार्ज Q है, जिसके द्वारा मेरे को किसी पॉइंट P पर आपको गॉस कुलम्स लॉ क्या है? फोर्स निकालना है। तो मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई चार्ज Q0 रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? जिस पॉइंट पे Q0 चार्ज रखा है वहां से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सरफेस गॉसियन ऐसा चूज करेंगे, क्लेवरी, इसका ध्यान रखेंगे कि हम बहुत चालाकी से ऐसे सरफेस को चूज करेंगे जो कि इस पॉइंट P से पास भी करता हो और इस चार्ज Q से ऐसे डिस्टेंस पर हो कि सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q के द्वारा सेम हो। इसका हमको ध्यान, जब भी हम गॉसियन सरफेस को बच्चों ड्रॉ करेंगे तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि इस पॉइंट P से, एक मिनट रुक जाओ बच्चों जरा, हाँ हो गया। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अरे यार क्या हो जा रहा है, एक मिनट जरा, लग रहा है हट गया। हाँ, इस पॉइंट P से इसका डिस्टेंस r, जो कि हर जगह क्या है बच्चों? r है, हर जगह r है, यानी कि स्फेरिकल बॉडी है। हम यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस बेसिकली एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम चूज करते हैं किसी भी चार्ज के चारों तरफ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से पास कर रहा है। फिर उसकी हेल्प से हम आगे की क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और गॉसियन सरफेस को चूज करते समय हमें थोड़ी सा ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि कोशिश करना होता है कि वो सरफेस सिमेट्रिकल हो और उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आए, जिससे क्या होता है कि हमें सॉल्व करने में आसानी होता है। वैसे ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, फिर भी हमें इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट वही पुराने वाले स्टाइल में ds ले लेते हैं। ठीक है, और इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, और अगर इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखा जाए तो वो भी किधर होगा बच्चों? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही होगा, बिकॉज ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पर हम फ्लक्स निकालते हैं, स्मॉल फ्लक्स, तो डेट विल बी व्हाट? पीछे वाले क्लासेस की तरह, तो डेट विल बी ई ds हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पीछे भी मैंने बताया था कि ई ds cos 0 होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पर होती है 0 डिग्री, तो ई ds की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे इस सरफेस से, तो वो हो जाता है हमारा सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस S ई ds के बराबर हो जाता है।
फिर हमने बताया कि ई हर पॉइंट पे सेम होगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया हमारा ds के बराबर। अब हम लोग जानते हैं बच्चों की गॉस थ्योरम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा फाई ई बराबर होता है q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पे चार्ज अंदर q लिया हुआ है तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, ये बराबर किसके हो जाएगा, e सरफेस इंटीग्रल ds के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू होगी कितनी, ये पीछे हम लोगों ने निकाला था कि स्फेरिकल सरफेस है तो ये हो जाएगा आपका बच्चों e इंटू 4 पाई r स्क्वायर, बराबर किसके चल रहा था हम लोगों के q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बच्चों हम लोग यहाँ से e की वैल्यू को निकालते हैं तो व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो हम देखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सॉरी हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है फोर्स निकालना है। तो अब हम फोर्स की बात करते हैं, जो कि हम पढ़े हुए हैं कि F बराबर होता है Q, जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है उस पॉइंट के चार्ज और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, Q नॉट इंटू उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। जो हमारा फोर्स होगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज द कूलम्स लॉ, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ के बारे में, ये हमारा हो गया कूलम्स लॉ प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम कूलम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास में इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी मिलेंगे तो हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, वंदे मातरम बच्चों, धन्यवाद।